40 क्वेश्चन देख लिए हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41 से। तो क्वेश्चन नंबर 41 जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ऑन अ हॉरिजॉन्टल हाईवे a rising gradient of 1 in 30 meets a falling gradient of 1 in 60 if the maximum permissible speed is 120 km per hour, then the height of highest point of summit curve is, ठीक है, take length of summit curve is equal to 567 मीटर। अब ये वैसे तो क्वेश्चन काफी आसान है, लेकिन यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि समिट कर्व के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करें। तो समिट कर्व में x पॉइंट पर हाइट क्या होगी, इसके लिए काफी आसान सा फॉर्मूला है y = ax²। ठीक है, अब यहाँ पर x डिस्टेंस हम रखेंगे तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट मिल जाएगी। तो हमें यहाँ पर हाइट ऑफ हाईएस्ट पॉइंट अगर चाहिए तो हमें डिस्टेंस ऑफ हाईएस्ट पॉइंट चाहिए। ठीक, अगर हमें हाइट ऑफ हाईएस्ट पॉइंट फाइंड आउट करना है तो उसके लिए रिक्वायर्ड क्या होगा, उसके लिए रिक्वायर्ड होगा डिस्टेंस ऑफ हाईएस्ट पॉइंट यानी कि x। अगर हम x मिल जाएगा और a की वैल्यू क्या होगी, a की वैल्यू होगी n डिवाइड बाय ट्वाइस। a की वैल्यू क्या होगी, समिट कर्व है तो a की वैल्यू होगी n डिवाइड बाय ट्वाइस। लेकिन ये x कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, x को फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद ही हम प्रोसीड कर सकते हैं हाइट ऑफ हाईएस्ट पॉइंट ऑफ समिट। तब आपको डिस्टेंस ऑफ हाईएस्ट पॉइंट ऑफ समिट को फाइंड करना है यानी कि x, तो उसके लिए कौन सा फॉर्मूला है, उसके लिए फॉर्मूला है x n1 कैपिटल। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर में भी ये फॉर्मूला आया था डिस्टेंस ऑफ हाईएस्ट पॉइंट ऑफ समिट को, तो वो ये फॉर्मूला काफी आसान है, ये ज्यादातर लोगों को पता ही होगा, लेकिन ये हाइट निकालना होगा। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग क्या गलती करेंगे कि क्वेश्चन में इवन तो मेंशन किया हुआ है हाइट ऑफ हाईएस्ट पॉइंट ऑफ समिट को, तो बहुत सारे लोग क्या करेंगे, ये निकाल कर बैठ जाएंगे, अरे भाई ये तो डिस्टेंस है x n1 डिवाइड बाय कैपिटल N मल्टीप्लाई बाय L, ये तो डिस्टेंस ऑफ हाईएस्ट पॉइंट ऑफ समिट कर्व है। ठीक है, हमें निकालनी है हाइट, तो y ax² लगाना है। तो सबसे पहले हम ये फाइंड आउट कर लेते हैं, x n1 डिवाइड बाय कैपिटल N। लेकिन कैपिटल N की वैल्यू क्या लेंगे, कैपिटल N 1 डिवाइड बाय, ये हमें पता है। ठीक है, अब यहाँ पर हो जाएगा n पहला राइजिंग ग्रेडियंट है, ठीक है, पहला कौन सा है राइजिंग ग्रेडियंट 1 डिवाइड बाय 30 माइनस दूसरा कौन सा है फॉलिंग ग्रेडियंट माइनस 1 डिवाइड बाय 60। तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 डिवाइड बाय 30 प्लस 1 डिवाइड बाय 60। तो कैपिटल N की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 डिवाइड बाय 20। ठीक है, ये हो जाएगी 1 डिवाइड बाय 20। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर x ऊपर स्टार्टिंग वाला ग्रेडियंट कौन सा था 1 डिवाइड बाय 30, और यहाँ पर कौन सा ग्रेडियंट होगा कैपिटल है। ठीक है, 1 डिवाइड बाय 20 मल्टीप्लाई एंड लेंथ कितनी दी हुई है 567 दी हुई है 567। अब यहाँ पर एक बात ग्रेडियंट में एक बात आपको नोटिस करनी चाहिए कि आप या तो इसको परसेंटेज में रखो तो सारी वैल्यू फिर परसेंटेज में रखो, या तो आप फ्रैक्शन में रखो तो सारी वैल्यू फिर फ्रैक्शन में रखो, या तो आप 1 डिवाइड बाय 30 1 डिवाइड बाय 60 ये फॉर्मेट में रखना हो तो फिर सारी वैल्यू ये फॉर्मेट में रखो। ऐसा नहीं चलेगा कि कुछ परसेंटेज में यूज कर रहे हो कुछ फ्रैक्शन में यूज कर रहे हो। देखो यहाँ पर मैंने कैपिटल N फाइंड किया n 1 डिवाइड बाय 20। ठीक है, तो अब यहाँ पर मैं n की वैल्यू क्या लिखूंगा 1 डिवाइड बाय 20 लिख रहा हूँ क्योंकि मैंने यही फॉर्मेट में फाइंड आउट किया। ठीक है, और यहाँ पर मुझे 1 डिवाइड बाय n1 नहीं लिखना चाहिए, मैं क्या करूंगा n1 माइनस n2 करूँ ताकि आपको समझ में आए। वैसे ये भी सही है, आपको सिर्फ अंडरस्टैंडिंग का होना चाहिए, बाकी ये सारे तो क्या है इंडिकेटर्स है। ठीक है, रिप्रेजेंट करते हैं ग्रेडियंट को। तो यहाँ पर n1 जो है वो मैं फ्रैक्शन में ले रहा हूँ। ठीक है, 1 डिवाइड बाय 30 1 डिवाइड बाय 20 वाले फॉर्मेट में, तो यहाँ पर ऊपर भी जो मैंने मेंटेन किया वही मुझे नीचे भी मेंटेन करना है, तभी सही आंसर आएगा। अगर आप ऊपर परसेंटेज में ले रहे हो नीचे फ्रैक्शन में ले रहे हो तो फिर आंसर तो गलत ही होगा। x यहाँ पर निकल कर आ जाएगा 370। तो अभी हमारा डिस्टेंस ऑफ हाईएस्ट पॉइंट मिला, अभी हमें क्या मिला द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस
where the highest point is covered. ये horizontal distance मिला, हाइट नहीं मिली। हाइट के लिए तो हमें यही फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा, y = a²। y = a की वैल्यू क्या है, n डिवाइड बाय ट्वाइस का है, तो n हमें यहाँ पर मिला 1 डिवाइड बाय 20, ट्वाइस का ही करूंगा तो 2। जब l कितना है हमारे पास, l है 567, और यहाँ पर x की वैल्यू हमें 378 लेंगे, 378। तो यहाँ पर y की वैल्यू निकल कर आ जाएगी हमारी 6.3 मीटर। y की वैल्यू हो जाएगी 6. तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं करना था, आपको एक बात ध्यान रखनी थी कि आपको हाइट ऑफ हाईएस्ट पॉइंट ऑफ समिट को निकालना है, ना कि डिस्टेंस ऑफ हाईएस्ट पॉइंट ऑफ समिट को। लेकिन हाइट पर जाने से पहले आपको हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ हाईएस्ट पॉइंट निकालना पड़ेगा। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के लिए n1 डिवाइड बाय कैपिटल L मल्टीप्लाई बाय L, और यहाँ पर जो हमने कैलकुलेशन किया ये तो आपको समझ में आ ही गई होगी। तो फाइनल जो हमारा आंसर होगा y = 6.3। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 42। फ्रेंड्स, बात करें अगले क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 42 की, तो क्वेश्चन नंबर 42 में लिखा हुआ है द एवरेज नॉर्मल फ्लो ऑफ ट्रैफिक ऑन अ पर्टिकुलर सेक्शन क्रॉस द रोड x and y are 750 and 240 PCU per hour per lane, and the saturation flow value are 1500 and 900 PCU per hour per lane respectively. If all the rate time is equal to 15 seconds, the magnitude of the difference of effective green time of x and the effective green time of y will be। और यहाँ पर ब्रैकेट में लास्ट में लिखा है टू फेज सिग्नल बाय वेबस्टर। यहाँ पर सिग्नल डिजाइन कौन सी मेथड से करना है, वेबस्टर मेथड से, और यही पर्टिकुलरली गेट के सिलेबस में मेंशन है। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले ये लिखा क्या हुआ इसको हम समझ लेते हैं। सबसे पहले जो लिखा है क्रॉस रोड ऑफ x एंड y, क्या लेकिन नॉर्मल एवरेज नॉर्मल फ्लो, एवरेज नॉर्मल फ्लो। अब यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले वेबस्टर मेथड में हम साइकिल लेंथ कैसे निकालें। साइकिल लेंथ इक्वल टू 1.5 मल्टीप्लाई विद कैपिटल L प्लस 5 डिवाइड बाय 1 माइनस 5, ये है साइकिल लेंथ का। ठीक, अब यहाँ पर जो L है, यहाँ पर जो L है वो है ट्वाइस n प्लस r। ठीक है, ट्वाइस n प्लस r। यहाँ पर n जो है वो है नंबर ऑफ फेज, और r जो है वो ऑल रेट टाइम। अब यहाँ पर रेट टाइम दिया हुआ है क्या हमें, हाँ, इफ ऑल रेट टाइम इज इक्वल टू 15 सेकंड क्वेश्चन में मेंशन है, तो यहाँ पर l की वैल्यू आ जाएगी 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 15 यानी कि 15 प्लस 4 19। तो सबसे पहले हमने l तो निकाल लिया। ठीक, हमारा टारगेट होगा इफेक्टिव ग्रीन टाइम ऑफ x निकालना, उसके बाद इफेक्टिव ग्रीन टाइम ऑफ y निकालना और उनका डिफरेंस लेना, ये हमारा टारगेट है। लेकिन उस पर जाने से पहले हमको सबसे पहले साइकिल लेंथ का पता होना जरूरी है। अब यहाँ पर y क्या होगा, y = QA डिवाइड बाय SA प्लस QB डिवाइड बाय SA। ये सिंबल जो है वो सिर्फ रिप्रेजेंटेशन कर रहा है, असली में यहाँ पर कोई भी सिंबल लो, आपको इतना समझ में आना चाहिए कि y = रेशियो समेशन ऑफ रेशियो ऑफ एवरेज नॉर्मल फ्लो डिवाइड बाय सैचुरेशन, यानी कि ऊपर एवरेज नॉर्मल फ्लो आना चाहिए, नीचे सैचुरेशन फ्लो आना चाहिए। ठीक है, अब ऐसे कितने सिग्नल है, यहाँ पर हमारे पास x है और y है, क्रॉस रोड कितने रोड है, x है और y है, तो x और y के लिए जो एवरेज नॉर्मल फ्लो होगा और सैचुरेशन फ्लो होगा उनका समेशन, उनके रेशियो का समेशन करना है। तो यहाँ पर हमारे पास एवरेज नॉर्मल फ्लो फॉर x कितना दिया हुआ है 750। ठीक है, और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग और एवरेज नॉर्मल फ्लो y के लिए कितना दिया गया है 250, तो ये हो जाएगा। लेकिन SA कितना दिया हुआ है, एंड द सैचुरेशन फ्लो वैल्यू आर 1500 एंड 900 रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या हुआ, पहली जो वैल्यू है वो x के लिए है और दूसरी जो वैल्यू है वो है y के लिए। अब यहाँ पर x और y की जगह हमने क्या ले लिया, a और b ले लिया, लेकिन ये सही नहीं होगा, आसानी के लिए हम यहाँ पर x और y ही ले लेते। ठीक है, यहाँ पर x और y ही ले लेते ताकि हम जब इफेक्टिव ग्रीन टाइम निकाले तब आपको पता चले कि ग्रीन टाइम जो निकला है वो x का निकला है, y का निकला है। a और b कब लेंगे, जब हमें रोड जो है वो a और b के फॉर्मेट में दी गई। अब क्योंकि यहाँ पर x और y के फॉर्मेट में है
तो हम यहाँ पर पैरामीटर ए की जगह x लिख देते हैं, b की जगह y। तो y इज इक्वल टू qx डिवाइड बाय sx। q क्या है? एवरेज नॉर्मल फ्लो, s क्या है? सैचुरेशन। इसका रेशियो करना है तो y मिल जाएगा, और जितने रोड है क्रॉस रोड उसका समेशन कर देना है। तो y की वैल्यू यहाँ पर निकल कर आ जाएगी 0.7667। तो ये होगी y। अब जब हमें y की वैल्यू मिल गई है, l की वैल्यू मिल गई है, तो हमें साइकिल लेंथ भी मिल जाएगी। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं साइकिल लेंथ इक्वल टू 1.5 मल्टीप्लाई बाय l कितना है 19 सेकंड प्लस 5 डिवाइड बाय 1 माइनस 0.766, ठीक है 0.766। तो साइकिल लेंथ यहाँ पर हो गई 1, ठीक है। ये राउंड ऑफ में आंसर ले रहा हूँ, ठीक है 143 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा, लेकिन मैं राउंड ऑफ में कितना ले रहा हूँ? साइकिल लेंथ 144। ऑब्वियस बात है कि इसको राउंड ऑफ ही करना पड़ेगा सिग्नल के, अगर सिग्नल डिजाइन कर रहे हैं तो पॉइंट में तो हम सिग्नल डिजाइन नहीं कर सकते। तो टोटल साइकिल लेंथ कितनी हो गई यहाँ पर? 144 सेकंड। अब हमें क्या करना है? इफेक्टिव ग्रीन टाइम x के लिए निकालेंगे और इफेक्टिव ग्रीन टाइम y के लिए। तो काफी आसान है, फॉर्मूला क्या है? gx है, रिप्रेजेंट करता है इफेक्टिव ग्रीन टाइम ऑफ x इज इक्वल टू yx डिवाइड बाय y c0 माइनस c0 और कुछ नहीं बल्कि साइकिल लेंथ ही है, ठीक है। ये हो जाएगा इफेक्टिव ग्रीन टाइम फॉर x। अब ये yx क्या है? तो फ्रेंड्स यहाँ पर qx डिवाइड बाय sx जो है यही तो हो जाएगा yx, और यहाँ पर qy डिवाइड बाय sy जो है यही हो जाएगा y, ठीक है। समझ में आ गया? तो यहाँ पर yx की वैल्यू क्या होगी? 750 डिवाइड बाय 1500, ऑब्वियस बात है कि 0.5 आएगा, 0.5 डिवाइड बाय 0.7667 मल्टीप्लाई बाय टोटल साइकिल लेंथ कितनी है? 144 माइनस l की वैल्यू कितनी है? 19 सेकंड। gy की वैल्यू क्या है? यहाँ पर आंसर कितना आएगा हमारा? हमारा आंसर यहाँ पर निकल आ जाएगा, राउंड ऑफ करेंगे तो 82 सेकंड, ठीक 82 सेकंड हो जाएगा इफेक्टिव ग्रीन टाइम फॉर x। इफेक्टिव ग्रीन टाइम फॉर x, इफेक्टिव ग्रीन टाइम फॉर y इज इक्वल टू yy डिवाइड बाय y मल्टीप्लाई बाय c0। ये हो जाएगा 0.227 डिवाइड बाय 0.7667 मल्टीप्लाई c0 माइनस l, c0 माइनस l करेंगे तो कितना हो जाएगा? 144 माइनस 9, और ये gy की वैल्यू जो है ये इफेक्टिव ग्रीन टाइम फॉर y इज इक्वल टू, ठीक। तो अब हमें इफेक्टिव ग्रीन टाइम ऑफ x भी मिल गया, इफेक्टिव ग्रीन टाइम ऑफ y भी मिल गया, लेकिन आंसर क्या देना है? आंसर देना है इन दोनों का डिफरेंस। इन दोनों का डिफरेंस हमें आंसर देना है, तो डिफरेंस कितना होगा? 82 minus 44 will be 32. So the difference of effective green time of x and effective green time of y will be 38 सेकंड, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का यहाँ पर जो फॉर्मूला यूज हुआ है वेबस्टर डिजाइन के, वो इतने ही फॉर्मूला है। वेबस्टर डिजाइन में अगर आपको इतना पता चल गया, ठीक है, तो आपने ऐसा समझो कि उसके रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो आसानी से सॉल्व कर सकते हो। कहने का मतलब है कि अगर आपने ये एग्जांपल कर दिया ना, तो इसके रिलेटेड 90% क्वेश्चन तो सॉल्व हो ही जाएगी, क्योंकि वेबस्टर डिजाइन के अंदर इतने ही फॉर्मूला ज्यादातर आते हैं और कोई है ही नहीं, ठीक है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपने सबसे पहले समझा होगा, और अगर आपको नहीं समझ में आता तो इसके रिलेटेड क्वेश्चन पढ़िए, तो इससे रिलेटेड थ्योरी पढ़िए। थ्योरी पढ़ने के बाद ये क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर हुआ। तो ये क्वेश्चन करना काफी जरूरी है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। देखते हैं फ्रेंड्स अगला एग्जांपल, यानी कि क्वेश्चन नंबर 40। फ्रेंड्स बात करें क्वेश्चन नंबर 43 की, तो क्वेश्चन नंबर 43 में क्या दिया हुआ है? व्हाट इज द स्पेसिंग बिटवीन द कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट इन मीटर्स अप टू द नियरेस्ट इंटीजर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली लाइन में कहा गया है कि भाई आपको जो भी आंसर लाना है वो नियरेस्ट इंटीजर में लाना है, ठीक है। तो अब क्या दिया गया है? फॉर 6 मीटर स्लैब विड्थ एंड हैविंग थिकनेस ऑफ 25 सेंटीमीटर and average friction coefficient F is equal to 1.52. For the RCC pavement, 2 cm diameter bar
एंड 0.4 मीटर स्पेसिंग। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात आप हमेशा ध्यान रखिए कि हाईवे में अगर ये पेवमेंट वाला चैप्टर करें तो आपको कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट, एक्सपेंशन जॉइंट, ये दोनों स्पेसिंग और लेंथ ऑफ टाइम इतना तो आना ही चाहिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन काफी फ्रीक्वेंटली आ रहे हैं, तो आपको इतना आना चाहिए। तो अब यहाँ पर क्योंकि क्वेश्चन कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट के रिलेटेड है, तो यहाँ पर हम कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट के रिलेटेड देखेंगे। सबसे पहले स्पेसिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट कैसे निकालें, 2 मल्टीप्लाई सिग्मा मल्टीप्लाई ए डिवाइड बाय एफ मल्टीप्लाई बाय टी एच और गामा। ठीक है, कितना आना चाहिए। अब यहाँ पर गामा कौन सा लेंगे, ऑब्वियस बात है गामा। अब हमें दिया क्या गया है, सबसे पहले तो हमें f की वैल्यू दी गई है, ऑब्वियस बात है दी गई है, b की वैल्यू b की वैल्यू 6 मीटर दी गई है, विड्थ स्लैब विड्थ, h थिकनेस 25 सेंटीमीटर, अच्छा ये भी दिया गया है। टेक स्ट्रेस इन कंक्रीट, अच्छा स्ट्रेस इन कंक्रीट यानी सिग्मा ft 1500 किलोग्राम पर सेंटीमीटर, और गामा सी की वैल्यू कितनी दी गई है, एंड गामा सी डेंसिटी ऑफ कंक्रीट इज इक्वल टू 2500 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, इसकी वैल्यू किसमें है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ध्यान रखना यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर है और यहाँ पर है मीटर क्यूब, तो यहाँ पर कोई ना कोई कन्वर्जन करना चाहिए। कहने का मतलब है कि ये क्वेश्चन काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, सिर्फ आपको स्पेसिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट ये पता होना चाहिए। और मैंने स्टार्टिंग में कहा कि आपको इसके साथ साथ ये चैप्टर कर रहे हो एक्सपांशन जॉइंट की स्पेसिंग भी देख लेना और लेंथ ऑफ टाइम का कंसेप्ट भी देख लेना। लेकिन क्योंकि ये क्वेश्चन कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट के ऊपर है तो हम इसके रिलेटेड सबसे पहले फटाफट इसको सॉल्व करने की ट्राई करते हैं। सिग्मा एचटी भी दिया हुआ, एएचटी नहीं दिया हुआ, तो एएचटी के लिए हम क्या करेंगे, एएचटी इक्वल टू पाई बाय 4 b स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय कैपिटल B डिवाइड बाय स्क्वायर। अब पाई बाय 4 b कितना है, b डायमीटर ऑफ बार 2 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 2, b कितना है, विड्थ 6 मीटर डिवाइड बाय स्पेसिंग, कितनी स्पेसिंग है 0.44 मीटर, तो एएचटी निकल कर आ जाएगा 4.712 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻3। ठीक है, यहाँ पर मैंने किस में कन्वर्ट कर लिया, मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लिया, मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लिया मतलब यहाँ पर 10⁻⁻। ठीक है, क्योंकि ये जो है इसकी वैल्यू सेंटीमीटर में, इसकी वैल्यू मीटर में, इसकी वैल्यू मीटर में, तो मीटर मीटर तो कैंसिल हो गया। यहाँ पर जो सेंटीमीटर स्क्वायर है उसी को ही कैंसिल करना है, तो यहाँ पर 10⁻⁻4 मल्टीप्लाई करना जरूरी है, तभी यहाँ पर मीटर स्क्वायर। तो एएचटी की वैल्यू 4.712 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻3 मीटर स्क्वायर में आंसर आ गया। अब हम ये फॉर्मूला में इसको रखेंगे, तो एलसी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यानी कि स्पेसिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट इज इक्वल टू 2 एएचटी 1500 कितना दिया था, 1500 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर दिया था, तो सेंटीमीटर स्क्वायर नीचे लिखेंगे 10⁻⁻4, 10⁻⁻4 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 10⁻⁻4, ये 10⁻⁻4 समझ में आ गया ना, सेंटीमीटर स्क्वायर नीचे था तो नीचे 10⁻⁻4 होना चाहिए मल्टीप्लाई में मीटर स्क्वायर बनाने के लिए, ऊपर जाएगा तो वो बन जाएगा 10⁻⁻4, अब ये हो जाएगा 1500 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। अब आगे बढ़ेंगे, तो आगे हमें क्या मल्टीप्लाई करना है, जो हमने फाइंड आउट किया है 4.712 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻3, सारी चीजें हम मीटर में लेकर कंसीडर कर रहे हैं, तो आंसर भी हमारा किसमें आएगा, मीटर में आएगा। और यहाँ पर आंसर रिक्वायर्ड किसमें, 3 मीटर्स, अच्छा मीटर्स में ही रिक्वायर्ड, डिवाइड बाय f f इज इक्वल टू 1.52 गिवन, कैपिटल B इज इक्वल टू 6 मीटर गिवन, h थिकनेस इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, तो 25 सेंटीमीटर 25 डिवाइड बाय 100 कर दो, मल्टीप्लाई बाय गामा c 2500 दिया हुआ, 2500 दिया हुआ, 2500 ले लेते किलोग्राम पर मीटर, सारा कन्वर्जन हमने ऑलरेडी कर ही लिया है, सेंटीमीटर वाले को मीटर में कन्वर्ट कर दिया है, तो एलसी का आंसर भी किसमें आएगा, मीटर में। तो लेंथ ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट विल बी 224.8, लेकिन हमें क्या कहा गया है, नियरेस्ट इंटीजर इसका होगा, अगर आप 24.8 रखते हो न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन में तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये तो इसमें तो एमसीक्यू दिए हुए एबीसीडी,
तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर न्यूमेरिकल आंसर करेक्ट क्वेश्चन होता, इवन तो आपका आंसर 24.8 आ रहा है, 24.8 आपने पुट किया तो गलत हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन है कि उनको आंसर चाहिए नियरेस्ट इंटीजर, इंटीजर वैल्यू भी आपको पुट करनी पड़ेगी। 24.8 के नियरेस्ट इंटीजर 25 आता है। क्वेश्चन काफी आसान था, लेकिन यहाँ पर कन्वर्जन जरूरी था। ठीक है, किसको किसके साथ कन्वर्ट करना है, और फाइनल में आपको आंसर देते हुए थोड़ा केयरफुल ये लेना है कि आपको आंसर नियरेस्ट इंटीजर मिले। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देखते हैं फ्रेंड्स अगला एग्जांपल। फ्रेंड्स बात करें अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 44 की। इन स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक कंडीशन एट मीन सी लेवल द बेसिक रनवे लेंथ रिक्वायर्ड इज 2350 मीटर, while actually the runway of the airport is 450 meter above the mean sea level, यानी कि MSL, and airport reference temperature at this elevation is 25 degrees Celsius. The revised runway length after temperature correction will be। अच्छा, तो अगर हमें ये मांगा गया है कि the revised runway length after temperature correction will be, तो सबसे पहले तो हमें कौन सा करेक्शन करना पड़ेगा? सबसे पहले हमें हाइट का यानी कि मीन सी लेवल का करेक्शन करना पड़ेगा, और उसके बाद फिर हम टेम्परेचर करेक्शन करेंगे। तो मीन सी लेवल के करेक्शन यानी करेक्शन नंबर 1 जो हमें एमएसएल के लिए करना है, उसके लिए बेसिक स्टैंडर्ड चीज क्या है? 7% इंक्रीज फॉर 300 मीटर हाइट फ्रॉम मीन सी लेवल। मीन सी लेवल से अगर 300 मीटर हाइट पर है रनवे, तो 7% इंक्रीज होगा रनवे लेंथ के। अब यहाँ पर क्योंकि हमें कितना गया कहा गया है 450 मीटर, 450 मीटर है, तो कितने परसेंट इंक्रीज? तो सिंपल है, 450 मल्टीप्लाई 7 डिवाइड बाय 300 कितना आ जाएगा? 450 मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइड बाय 300 इज इक्वल टू 10.5। तो गिवन कंडीशन के लिए हमें एमएसएल करेक्शन है यानी कि हाइट का जो करेक्शन है उसे हमें 10.5% के साथ इंक्रीज करना पड़ेगा। बेसिक रनवे लेंथ है 23500, 2350। अब इसके अंदर हमें 10.5% इंक्रीज करना है, 10.5% तो कितना हुआ इंक्रीमेंट कितना हुआ? 2350 मल्टीप्लाई बाय 10.5 डिवाइड बाय 100, तो 246.75 मीटर। ये क्या हुआ? ये हुआ करेक्शन ड्यू टू मीन सी लेवल। ठीक है, तो करेक्शन फॉर एलिवेशन भी जिसको कहते हैं, करेक्शन फॉर एलिवेशन को करेक्शन फॉर मीन सी लेवल, यानी मीन सी लेवल से जितना ऊपर हाइट पर रनवे होगा उतना आपको करेक्शन करना पड़ेगा। उसके लिए स्टैंडर्ड क्या है? 7% इंक्रीज फॉर 300 मीटर, यानी 300 मीटर अगर बेसिक रनवे लेंथ जो है वो एमएसएल से 300 मीटर हाइट पर होगा, तो वो जो बेसिक रनवे लेंथ है उसके अंदर 7% इंक्रीज करना पड़ेगा। तो ये तो हुआ क्या हुआ? एलिवेशन करेक्शन। अब इसके अंदर बेसिक तो प्लस करना ही पड़ेगा, तो रनवे लेंथ आफ्टर एलिवेशन करेक्शन के बाद कितनी होगी? तो बेसिक है 2350 और इसके अंदर करेक्शन है 246.75 का, तो ये हो जाएगा 2350 प्लस 246.75 2596। तो हमने ये एलिवेशन करेक्शन तो कर लिया, जिसको मीन सी लेवल करेक्शन के भी कहते हैं। अब हमें क्या करना है? अब हमें टेम्परेचर करेक्शन निकालना है। टेम्परेचर के लिए बेसिक स्टैंडर्ड क्या है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर is equal to 50 minus 0.0065x, ये होगा स्टैंडर्ड टेम्परेचर। यहाँ पर x की वैल्यू क्या है? x की वैल्यू वो है कि आपका जो रनवे है वो मीन सी लेवल से कितना ऊपर है। हमारे केस में मीन सी लेवल से रनवे जो है वो 450 मीटर अबोव है, तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी होगी? 450 यानी कि 450। 15 minus 0.0065 multiplied by 450, तो ये हो जाएगा स्टैंडर्ड टेम्परेचर 12.075 डिग्री सेल्सियस, ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर। और एयरपोर्ट रेफरेंस टेम्परेचर ART, रेफरेंस टेम्परेचर कितना है? 25 डिग्री। डिफरेंस कितना है दोनों का? तो डिफरेंस
इन टेम्परेचर इज इक्वल टू 25 माइनस 12.075। तो डिफरेंस हो जाएगा 25 माइनस 12.075 इज इक्वल टू 12.925 डिग्री सेल्सियस इतना। और इसके लिए रूल क्या है, करेक्शन कितना करना पड़ेगा, तो टेम्परेचर करेक्शन के लिए 1% राइज इन रनवे लेंथ पर 1 डिग्री इंक्रीज। 1 डिग्री अगर इंक्रीज होगा 1 डिग्री अगर इंक्रीज होगा तो 1% आपको राइज करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर कितने परसेंटेज इंक्रीज हुआ है, 12.925। किससे, स्टैंडर्ड टेम्परेचर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर से अगर रनवे लेंथ का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है तो आपकी रनवे लेंथ में 1% का इंक्रीमेंट होगा। लेकिन हमारे केस में यहाँ पर 12.925 डिग्री सेल्सियस इंक्रीमेंट है, तो यहाँ पर परसेंटेज भी कितने इंक्रीमेंट हो गए, 12.925। और ये किस पे होगा, बेसिक पे नहीं, बल्कि रनवे लेंथ आफ्टर एलिवेशन करेक्शन। रनवे लेंथ आफ्टर एलिवेशन करेक्शन पर ये इंक्रीमेंट होगा कितने परसेंटेज का। यहाँ पर बहुत सारे लोग गलती करते हैं कि ये इंक्रीमेंट तो निकाल लेते हैं, लेकिन ये इंक्रीमेंट जो है वो बेसिक पर नहीं बल्कि रनवे लेंथ आफ्टर एलिवेशन करेक्शन। तो हमने ऑलरेडी ये कैलकुलेट कर लिया है, रनवे लेंथ आफ्टर एलिवेशन करेक्शन कितना है, 2596.75। तो इसका हमें 12.925% बढ़ाना है, तो टेम्परेचर करेक्शन हो जाएगा, टेम्परेचर करेक्शन is equal to 12.925% multiplied by runway length after elevation, 12.925 multiplied by 2596.75 divided by 100 is equal to 335.629 मीटर। कितना हो जाएगा करेक्शन, इसका टेम्परेचर करेक्शन। तो टेम्परेचर करेक्शन मिल गया। अब रनवे लेंथ आफ्टर टेम्परेचर करेक्शन निकालनी है, तो हमें रनवे लेंथ आफ्टर एलिवेशन प्लस टेम्परेचर करेक्शन करना होगा। रनवे लेंथ आफ्टर, इसके बाद टेम्परेचर करेक्शन, टेम्परेचर करेक्शन, इसके बाद ये कितना हो जाएगा, रनवे लेंथ आफ्टर एलिवेशन करेक्शन 2596.75 प्लस 335.629, ये हम करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 292.379 मीटर। हमें इंटीजर में आंसर देना है, क्वेश्चन फिर से एक बार रीड कर लेते हैं। तो क्वेश्चन फिर से एक बार रीड कर, नहीं ये तो न्यूमेरिकल आंसर टाइप है, तो इसमें काफी बड़ी रेंज मिलेगी। तो हमारा आंसर आ गया 2932.379 मीटर, और यहाँ पर रेंज जो गिवन है वो है 2900 टू 2975। ऑब्वियस बात है कि हमारा आंसर जो है वो 2900 से लेकर 2975 काफी लंबी रेंज है, उसके अंदर लाई कर रहा है 2932.379। तो ये जो क्वेश्चन था ये था एयरपोर्ट के रिलेटेड। तो एयरपोर्ट के रिलेटेड भी आपको करना चाहिए, एयरपोर्ट हो या फिर रेलवे हो गया, इसके रिलेटेड छोटे छोटे जो टॉपिक दिए गए हैं वो भी आप कवर कर लीजिए, सिलेबस में मेंशन ही है आपको क्या करना है। उसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट था कि आपको करेक्शन फॉर रनवे लेंथ, ये वाला टॉपिक आपको पढ़ना होता है। तो करेक्शन हमने एलिवेशन का देख लिया, करेक्शन फॉर टेम्परेचर का देख लिया, उसके बाद फाइनल जो रनवे लेंथ है आफ्टर टेम्परेचर करेक्शन वो हमने निकाला। एक और करेक्शन आता है, करेक्शन ड्यू टू इफेक्टिव ग्रेडियंट, इसमें 20% इंक्रीज करना होता है पर 1% इफेक्टिव ग्रेडियंट। तो वो आज टॉपिक पढ़ोगे तो आपको समझ में आ ही जाएगा। फिलहाल हमने यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व किया, देखते हैं फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन। फ्रेंड्स बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगले क्वेश्चन में गिवन है स्पीड एंड डेंसिटी रिलेशनशिप फॉर अ पर्टिकुलर रोड वाज फाउंड टू बी v = 56.50 - 0.50 के, और इसके अंदर दिया हुआ है कि की जो है वो डेंसिटी है वगैरह वगैरह। अब यहाँ पर हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है फाइंड आउट मिनिमम टाइम हेडवे इन सेकंड कॉरस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम। तो सबसे पहले तो हम जो गिवन फार्मूला है v = 56.50 माइनस 0.5 के, इसको हम जो बेसिक हमारा फार्मूला है उससे क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, v = vf1 - a/kj, इससे कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पर इसको मुझे इस फॉर्मेट पे कन्वर्ट करना है, तो क्या करूंगा देखिए ध्यान से, v = 56.50 1 - a/kj
56.50 माइनस 0.5। यही सेम चीज को मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ, ठीक है। ये कॉमन निकाल लिया तो यहाँ पर नहीं है तो डिवाइड में रखना जरूरी है, ये ऊपर है तो इसे मुझे नीचे रख, तो यही सेम चीज को मैंने यहाँ पर इस फॉर्मेट में लिखकर बता दिया। अब ये फॉर्मेट आ गया, तो ये फॉर्मेट को अगर मैं बेसिक जो हमारा है बेसिक इक्वेशन है v इक्वल टू vf 1 माइनस k डिवाइड बाय kg, इससे कंपेयर करूं तो vf निकल कर आ जाएगा 56.50 और kg निकल कर आ जाएगा kg जहां डेंसिटी 56.50 डिवाइड बाय 0.5, ये हो गया kg। मैक्सिमम फ्लो बहुत ही आसान है, सभी को पता होगा, बहुत बार प्रीवियस क्वेश्चन आ चुका है। vf मल्टीप्लाई बाय kj डिवाइड बाय 4, ठीक है। vf मल्टीप्लाई बाय kj डिवाइड बाय 4, vf मिल गया है, kj भी मिल गया है। 56.50 ये है vf और 56.50 डिवाइड बाय 0.5 ये है kj और डिवाइड बाय 4 करूंगा तो मुझे मिलेगा qmax। फटाफट से कैलकुलेट कर लेते हैं, कितनी वैल्यू आ जाती है 56.50 स्क्वायर करता हूं डिवाइड बाय 0.5 डिवाइड बाय 0.4 तो ये हो जाएगा 1596.125, ठीक है। ये हो गया qmax, लेकिन यहाँ पर यूनिट कौन सा रखूंगा, 15 कितना है 1596.125 व्हीकल का। लेकिन क्या मुझे ये फाइंड आउट करना है, नहीं ये मुझे फाइंड आउट नहीं करना है, मुझे फाइंड आउट करना है टाइम हेडर, मिनिमम टाइम हेडर। आपको पता होगा कि मिनिमम टाइम हेडर कब मिलेगा, जब मैक्सिमम फ्लो होगा, ठीक है। मिनिमम टाइम हेडर तब मिलेगा जब मैक्सिमम फ्लो होगा, तो qmax इक्वल टू 3600 डिवाइड बाय t, ये एक फॉर्मूला है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ अगर मैक्सिमम फ्लो होगा तो यहाँ पर मिनिमम टाइम हेडर होगा सेकंड में। ये फॉर्मूला जो है इसके अंदर टाइम जो है वो सेकंड में होगा और q जो है वो व्हीकल पर आवर में। यहाँ पर व्हीकल पर आवर में हमारे पास ऑलरेडी है 1596.125 इज इक्वल टू 3600 डिवाइड बाय t मिनिमम, तो यहाँ से t मिनिमम निकल कर आ जाएगा 2.25 सेकंड, 2.25। अब यहाँ पर हमें देखना है कि भाई आंसर किसमें मांगा गया है, तो यहाँ पर ABCD दिया यानी कि ऑप्शन दिया है, ऑप्शन सी मैच करना है 2.25 सेकंड, ठीक है। यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन सी। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट क्या था, सबसे इंपॉर्टेंट यही था कि जो गिवन इक्वेशन है, ये गिवन इक्वेशन को आपको ये फॉर्म में कन्वर्ट करते आता है या नहीं आता। अगर आपने ये फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया फिर इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे तो vf मिल जाएगा और kj मिल जाएगा, qmax निकालेंगे vf मल्टीप्लाई बाय kj डिवाइड बाय 4 qmax मिल जाएगा, ये इक्वेशन लगा देंगे तो t मिनिमम यानी कि मिनिमम टाइम पीरियड। काफी आसान क्वेश्चन था, देखते हैं फ्रेंड्स अगला एग्जांपल। फ्रेंड्स बात करें अगले एग्जांपल यानी क्वेश्चन नंबर 46 की, तो क्वेश्चन नंबर 46 में दिया हुआ है अ व्हीकल यानी कि ट्रक is traveling a curve radius is equal to 300 meter with a velocity of 200 km per hour. If the total height of vehicle is 4 meter, then the minimum width of truck to avoid overturning is. अब ये बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, यहाँ पर फॉर्मूला इतना काम नहीं आएगा जितना कंसेप्ट काम आएगा। सबसे पहले तो बेसिक, ठीक है, बेसिक ये मान लो कि कोई ट्रक, तो क्या हो रहा है कि ये जब एक कर्व रेडियस से 300 मीटर का और वेलोसिटी है 200 किलोमीटर पर आवर के साथ जब जा रहा है, व्हीकल की जो हाइट टोटल हाइट है वो है 4 मीटर और विड्थ जो है वो कितनी है, तो इफ द टोटल हाइट ऑफ व्हीकल इज 4 मीटर, विड्थ जो फाइंड करनी है इतनी मिनिमम विड्थ है जिसकी वजह से ओवरटर्निंग ना हो, ओवरटर्निंग ना हो इसके लिए हमें मिनिमम विड्थ फाइंड करनी है। तो यहाँ पर लगेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और ये है वेट ऑफ व्हीकल। ये दो कंपोनेंट सबसे पहले सबको पता होगा कि भाई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो इस डायरेक्शन में लगेगा, वेट जो है वो इस डायरेक्शन में लगेगा, और ये है टोटल हाइट, टोटल हाइट कैपिटल एच करेगा, ठीक है, और ये जो है टोटल वेट, ठीक है। यही तो हमें निकालना है, मिनिमम वेट ही तो निकालना है। अब यहाँ पर मोमेंट अबाउट ये पॉइंट,
इन एक्सट्रीम जो ये पॉइंट है ये इसके अबाउट अगर मैं मोमेंट लूं तो कितना होगा p मल्टीप्लाई ये कितना डिस्टेंस है, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय w डिवाइड बाय 2। टोटल टोटल क्या है, विड्थ को मैं w ले लेता हूं ताकि आसान हो जाए, और ये तो वेट है, ठीक है, ये वेट है, चलो ठीक है b ही रखता हूं, नहीं तो आप ये w और वो w में कंफ्यूज हो जाओगे, तो यहाँ पर विड्थ जो है मैं उसको b ले लेता हूं। तो सेंट्रीफ्यूगल जो फोर्स है वो यहाँ पर हाइट पे लगता है, तो p मल्टीप्लाई बाय h डिवाइड बाय 2 हो जाएगा, p मल्टीप्लाई बाय h डिवाइड बाय, कैसे, ये है फोर्स, मान लो ये फोर्स है, अगर मुझे मोमेंट ये पॉइंट पर लेनी है तो कितना हो जाएगा h डिवाइड बाय 2, टोटल हाइट है h, तो मल्टीप्लाई बाय h बाय 2 हो जाएगा। ये किससे बड़ा होना चाहिए, नो ओवरटर्निंग कंडीशन के लिए w मल्टीप्लाई बाय p, इससे छोटा होना चाहिए या तो बराबर होना चाहिए, तभी जाके ये नो ओवरटर्निंग कंडीशन को सेटिस्फाइड करेगा। क्या हुआ, समझ में आया, ये है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये है वेट ऑफ व्हीकल, वेट ऑफ व्हीकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो ये डायरेक्शन में लगेगा। अगर हमें यहाँ पर मोमेंट चाहिए क्योंकि नो ओवरटर्निंग करना है तो उसके लिए ये कंडीशन अप्लाई करनी पड़ेगी, यानी एक्सट्रीम एज पर मोमेंट लेनी पड़ेगी, मोमेंट इज इक्वल टू लोड मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस, ये हाफ हाइट पर लग रहा है, आधी हाइट पर लग रहा है ये कौन, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो मल्टीप्लाई बाय हाफ हाइट यानी h डिवाइड बाय 2 कर दिया, और ये किससे छोटा होना चाहिए ताकि ओवरटर्निंग ना हो, w मल्टीप्लाई बाय b बाय 2 से छोटा हो, ठीक, इतना समझ में आ गया है। अब यहाँ पर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा p बाय w इज इक्वल टू b डिवाइड बाय h, 2 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा p बाय w सभी को पता है b स्क्वायर डिवाइड बाय gr इज इक्वल टू b बाय h, ठीक है। ये कैसा आया, ये कैसा है, ये भी अगर आपको नहीं पता तो फिर तो आपने कुछ पढ़ा ही नहीं है, ऐसा ही समझो, p इज इक्वल टू mv स्क्वायर डिवाइड बाय r, w इज इक्वल टू mg, ये दोनों का रेशियो करूंगा तो mm कैंसिल, तो p बाय w क्या आ गया, v स्क्वायर डिवाइड बाय g r, p बाय w इज इक्वल टू v स्क्वायर डिवाइड बाय g r, ये तो पता ही होना चाहिए, नहीं पता तो मैंने यहाँ पर आपको डिराइव करके बता दिया। अब यहाँ पर ये तो इक्वेशन आगे खड़ा हो गया, हमें फाइंड क्या करना है, b यानी कि मिनिमम विड्थ, तो अब मिनिमम विड्थ के लिए हमारे पास क्या v है, g है, r है और h भी है, सारी चीजें जो है डायरेक्टली हम मिनिमम विड्थ निकाल सकेंगे। तो अब यहाँ से हम कुछ इस तरीके से जान सकते हैं, v की वैल्यू क्या है 200 किलोमीटर पर आवर, तो 200 को हम सबसे पहले तो 3.6 से डिवाइड करते हैं और मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर, मल्टीप्लाई बाय कुछ नहीं करना है, 200 डिवाइड बाय 3.6 स्क्वायर डिवाइड बाय g 9.81 मल्टीप्लाई बाय r कितना दिया हुआ है 300 और मल्टीप्लाई बाय h, ये h जो है यानी कि हाइट दी है 4, ये करेंगे तो b ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना आ जाएगा, फटाफट से कैलकुलेट कर लेते हैं, 200 डिवाइड बाय 3.6 स्क्वायर डिवाइड बाय 9.81 डिवाइड बाय 300 मल्टीप्लाई बाय 4.90, ठीक है, ये मीटर, लेकिन हमें क्या चाहिए मिनिमम विड्थ, ये 4.91 विड्थ से ज्यादा होगा तो नो ओवरटर्निंग होगा, लेकिन मिनिमम की बात करें तो v इज इक्वल टू 4.19 लेंगे तो नो ओवरटर्निंग कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। नो ओवरटर्निंग कंडीशन क्या है, ये तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर लिख दिया और इसको समझा भी दिया है डायग्राम में। तो यहाँ पर v इज इक्वल टू 4.19 मीटर ही सही आंसर होगा, और ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन में दिया हुआ है 4.20, तो कोई बात नहीं, हम ऑप्शन बी ले लेंगे 4.20, लेकिन यहाँ पर ये गलती मत कर देना, बहुत सारे लोग क्या करते हैं p बाई w लेस देन b बाई 2h, ये कर लेते हैं, बहुत सारे लोग क्या करते हैं ये कर लेते हैं, और ये भी सही ही है, लेकिन गलती कहाँ होगी पता है, यहाँ पर h की वैल्यू क्या रखेंगे, टोटल हाइट रखेंगे, अरे भाई यहाँ पर जो स्मॉल h है वो है हाफ हाइट, ठीक है, वहां पर जो आपकी बुक्स जो है उसमें पढ़ लेना, वहां पर h जो है वो हाफ हाइट है, और यहाँ पर जो हमें क्वेश्चन में दिया गया है ये h फुल हाइट है, तो यहाँ पर अगर आपको ये इक्वेशन यूज करना है तो इसमें h इज इक्वल टू 2 लेना पड़ेगा, तभी ये सही होगा। तो आई होप कि आपको ये
समझ में आ गया होगा, इसको इस्तेमाल मत करिए, आप यही इस्तेमाल करिए, P बाई डब्ल्यू इज इक्वल टू P बाई डब्ल्यू इज इक्वल टू लेस देन और इक्वल टू V बाई एच, यही आप यूज करिए और समझ कर करिए, डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज मत करिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 4.90 मीटर, ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी मैच हो रहा है 4.20 मीटर, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देखिए फ्रेंड अगला क्वेश्चन, बात करें अगले क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 47 की, तो यहाँ पर है एट अ प्लेस वेयर द रेनफॉल इज हेवी रेनफॉल की बात हो रही है ऑन अ सीमेंट कंक्रीट पेवमेंट, it was observed that to drain the water, यानी कि ये ऑब्जर्व किया गया कि पानी को बहाने के लिए टू ड्रेन द वाटर द पेवमेंट इज राइज, पेवमेंट इतनी ऊंची की गई कि सेंटर लाइन जो सेंटर जो है यानी पेवमेंट का जो सेंटर है वो लीनियरली कितनी हाइट पर जा रहा है, 45 mm की हाइट पर जा रहा है विथ रिस्पेक्ट टू एच, कंसीडरिंग ऑल द डिटेल्स मेंशन अबव, ऊपर अभी तक जितनी भी इंफॉर्मेशन दी गई कि भाई रेनफॉल हैवी है, सीमेंट कंक्रीट है और यहाँ पर लीनियरली वेरी कर रही है, पेवमेंट की हाइट कहाँ तक वेरी कर रही है 45 mm तक, ये सारी चीजों को ध्यान में रखने के बाद क्या कहा गया है, कंसीडरिंग ऑल द डिटेल्स मेंशन अबव द विड्थ ऑफ पेवमेंट, यहाँ पर भी विड्थ ऑफ पेवमेंट निकालेंगे। अब देखते हैं हम कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि यहाँ पर हेवी रेनफॉल आप, ठीक है, और दूसरी बात क्या है, यहाँ पर सीमेंट कंक्रीट यूज, चलो इतना पता चल गया। और एक बात, द पेवमेंट इज राइज लीनियर, यानी पेवमेंट का जो सेंटर है वो लीनियरली राइज कर रहा है 45 ठीक है, इतना पता चला। तो अब हम मैं यहाँ से tan थीटा लूँ, tan थीटा इज इक्वल टू y, इसको मैं y के ले लूँ, ठीक है, और ये है टोटल पेवमेंट विड्थ W, ठीक, टोटल पेवमेंट विड्थ tan थीटा इज इक्वल टू y डिवाइड बाय W, ठीक है, यही होगा y डिवाइड बाय W डिवाइड बाय 2, क्योंकि टोटल W है तो इतना, तो W बाय 2 ही हो जाएगा, तो ये आप इतना सा समझ में आया। अब ये tan थीटा क्या है, tan थीटा इज नथिंग बट अ ग्रेडियंट, ठीक है, tan थीटा इज नथिंग बट अ ग्रेडियंट, और हमें पता होना चाहिए कि हेवी रेनफॉल हो और सीमेंट कंक्रीट जो है सीमेंट कंक्रीट पेवमेंट हो, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा ग्रेडियंट की, इसको मैं थोड़ा सिंपलीफाई कर दूं, अगर मैं इसको ग्रेडियंट दूं n ग्रेडियंट, ये फ्रैक्शन वाला है ना, यहाँ पर इंटीजर वाला है नहीं फ्रैक्शन वाला है, तो n इज इक्वल टू y डिवाइड बाय w डिवाइड बाय 2, तो y इज इक्वल टू ठीक है, ये हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर एक tan थीटा लेते हैं तो यहाँ पर हम फ्रैक्शन भी रख सकते हैं, तो ये है मैंने क्या बोला फ्रैक्शन वाला, तो अब यहाँ पर फ्रैक्शन वाला n है, यहाँ पर इंटीजर वाला n मैंने कंसीडर नहीं किया, तो मुझे यहाँ पर n की जो वैल्यू है वो भी फ्रैक्शन में करनी पड़ेगी। लेकिन मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि ये तो हमने सिंपलीफाई कर दिया, यहाँ से मेरे पास y है, w हमें फाइंड आउट करना है, n की वैल्यू क्या रखेंगे, तो मैं कब से आपको यही पॉइंट आउट करने की ट्राई कर रहा हूँ कि ये जो गिवन कंडीशन है इसके लिए हमें कैम्बर की वैल्यू दी गई, कैम्बर, ठीक है, कैम्बर की वैल्यू आईएस कोड में दी गई है, अगर हेवी रेनफॉल है तो वो कितना है 1 इन, कैम्बर की वैल्यू जो है 1 इन, यहाँ पर ये कैम्बर की वैल्यू कैसे लेनी है, ये बात इंडिकेट करने के लिए क्वेश्चन में एक लाइन है, इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट टू ड्रेन द वाटर, कैम्बर क्या काम करती है, कैम्बर जो है हमारे जियोमेट्रिक डिजाइन में पानी को बहाने का ही तो काम करती है पेवमेंट में, तो यहाँ पर जो लाइन है इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट टू ड्रेन द वाटर, यानी पानी को बहाने के लिए जो हमने पेवमेंट को राइज किया है इसी को तो कहते हैं कैम्बर, और कैम्बर जो है उसके लिए आईएस कोड में ये वैल्यू गिवन है, कौन सी कंडीशन के लिए, जब हेवी रेनफॉल हो और सीमेंट कंक्रीट पेवमेंट हो। तो आपको सबसे पहले तो ये लाइन से ये पता होना चाहिए कि मुझे यहाँ पर कैम्बर की वैल्यू दे दी है, फिर ये पता होना चाहिए कि कैम्बर की वैल्यू कितनी होती है हेवी रेनफॉल के लिए और सीमेंट कंक्रीट पेवमेंट कॉम्बिनेशन के लिए, तो 1 इन 50 होती है, 1 इन 50 होती है, लेकिन यहाँ पर n तो मैंने फ्रैक्शन वाला कंसीडर किया है, तो ये हो जाएगा 1 डिवाइड बाय 50, तो ये हो जाएगा 0.0,
ठीक है। तो यहाँ पर y की वैल्यू हमारे पास गिवन है, y की वैल्यू है 45 mm मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 0.02 इज इक्वल टू w। यहाँ पर w की वैल्यू mm में आएगी क्योंकि y जो है वो 45 mm में है। कितना आता है देखते हैं, 45 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 0.02 4500 mm। तो w हो जाएगा 4.5 मीटर। हमें मीटर में ही आंसर मांगा गया है ना, ठीक है, इन मीटर, ठीक है, विड्थ ऑफ पेवमेंट इन मीटर, मीटर में आएगा w इज इक्वल टू 4.5। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन काफी अच्छा था, कंसेप्चुअल था कि आपको ये सारी प्रोसीजर करके फाइनली विड्थ ऑफ पेवमेंट 4.5 मीटर कैसे मिलता है। मैंने अच्छे से समझाने का ट्राई किया है कि ये 0.02 कैसे आया। ये आने के लिए आपको सबसे पहले बेसिक ये समझना पड़ेगा। मैंने बहुत बेसिक से स्टार्ट किया, tan थीटा इज इक्वल टू y डिवाइड बाय w डिवाइड बाय 2 से स्टार्ट किया और वहां से अगर मैं आपको n कर दिया, n यहाँ पर मैंने फ्रैक्शन वाला कंसीडर किया है और ऑब्वियस बात है कि फ्रैक्शन नहीं कंसीडर करना चाहिए। अगर यहाँ पर एक बात नोटिस करो कि अगर मैं इसको इंटीजर अगर मुझे इसको इंटीजर कंसीडर करना हो तो मैं क्या करता, मैं करता 1 डिवाइड बाय n इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पर n जो क्या हो जाएगा मेरा इंटीजर में, जबकि n इंटीजर में होगा तो 1 डिवाइड बाय n फ्रैक्शन में ही आ जाएगा। तो अगर आप इंटीजर कंसीडर करना है तो 1 डिवाइड बाय n लिखिए, फ्रैक्शन करना है तो n लिखिए और यहाँ पर y इज इक्वल टू w डिवाइड बाय 2। ये जो वैल्यू है ये बहुत सारी बुक में भी लिखी हुई है, तो बुक में जो लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो n है वो है इंटीजर वाला, जबकि आप 1 डिवाइड बाय n कंसीडर कर रहे हो। और अगर आप सिंपली n कंसीडर कर रहे हो तो आपको फ्रैक्शन में लिखना पड़ेगा। मैंने n कंसीडर किया तो मेरा इक्वेशन अलग आ गया, y इज इक्वल टू w n डिवाइड बाय 2, जबकि n मेरा फ्रैक्शन में होगा और यहाँ पर जो n है वो इंटीजर वाला है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। देखते हैं अगला एग्जांपल। फ्रेंड्स बात करें अगले एग्जांपल की। अगला एग्जांपल है द मिनिमम स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस इन मीटर अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस टू अवॉइड हेड ऑन collision of two vehicles approaching from opposite direction in a single lane two-way road at a speed of 100 km per hour and 70 km per hour, assuming lengthwise friction is equal to 0.75 0.65 and braking efficiency is equal to 56%। कुछ नहीं करना है भाई, दो व्हीकल्स जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में अप्रोच कर रहे हैं, ठीक है, दो व्हीकल अपोजिट डायरेक्शन में अप्रोच कर रहे हैं। तो डेफिनेशन में जाओ, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस की डेफिनेशन क्या है कि भाई व्हीकल इतनी के लिए इतना डिस्टेंस बचे जिसके लिए हेड ऑन कॉलिजन एलिमिनेट किया जा सके, इतना डिस्टेंस अगर बचेगा तो उसी को ही कहते हैं स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। अब यहाँ पर हमें ये दोनों को हेड ऑन कॉलिजन से बचाना है, तो ये दोनों क्योंकि स्पीड में है, ये दोनों क्योंकि स्पीड में है तो इसका एसएसडी होगा, जिसको हम एसएसडी 1 कह देते हैं स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस पर, और इसका एसएसडी होगा जिसको हम स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस 2 कह देते हैं। ये दोनों स्पीड में है इस वजह से यहाँ पर 2 हो गए। और एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर क्वेश्चन में लिखी है कि यहाँ पर सिंगल लेन टू वे, सिंगल लेन टू वे यानी एक ही लेन के अंदर है टू वे, तो यहाँ पर हेड ऑन कोलिजन के लिए हमें एसएसडी इज इक्वल टू एसएसडी 1 प्लस एसएसडी 2 करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों स्पीड में है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है और सिंगल लेन टू वे रोड है। अब कुछ नहीं करना है, सिंपल फॉर्मूला लगाना है v मल्टीप्लाई बाय टी आर प्लस v स्क्वायर डिवाइड बाय ट्वाइस जी एफ थीटा। यहाँ पर थीटा क्यों लगाया मैंने, क्योंकि यहाँ पर ब्रेकिंग एफिशिएंसी भी गिवन है, ठीक है, इस वजह से प्लस, अच्छा इसकी स्पीड अलग है तो मैं v1 दे देता हूँ, v1, बाकी सारी चीजें तो सेम ही है, सिर्फ स्पीड ही अलग है ना। तो यहाँ पर स्पीड के लिए मैं v1 कह देता हूँ, यहाँ पर मैं स्पीड के लिए v2 कह देता हूँ, टी आर प्लस v2 स्क्वायर डिवाइड बाय ट्वाइस जी एफ थीटा, ठीक है। पहले की स्पीड है 100 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पर जो मैंने सारी चीजें ली है ये मीटर और सेकंड के लिए ली है, तो उस हिसाब से मैं यहाँ पर कन्वर्ट करूंगा 100 को 3.6 से डिवाइड करूंगा मल्टीप्लाई बाय रिएक्शन टाइम एसएसडी के लिए 2.5 सेकंड होता है, 2.5 सेकंड प्लस 100 डिवाइड बाय 3.6 स्क्वायर डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 9.81 एंड में हो तो 10 भी लेने का,
लेकिन यहाँ पर हमें 9.81 दिया है, यहाँ गिवन ही नहीं है तो 9.81, और अगर 10 दिया हो तो स्पेशली आपको 10 लेना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ पर न्यूमेरिकल आंसर है क्वेश्चन के अंदर बहुत गड़बड़ हो जाएगी, आपका जो आंसर आएगा वो रेंज के बाहर हो जाएगा। तो f की वैल्यू यहाँ पर हम लिखेंगे 0.65, लेकिन यहाँ पर एफिशिएंसी मल्टीप्लाई करना मत भूलना जो है 0.56, ये 0.65 f की वैल्यू, एफिशिएंसी 0.56 प्लस v2 कितना है 70 डिवाइड बाय 3.6 मल्टीप्लाई बाय रिएक्शन टाइम प्लस 70 डिवाइड बाय 3.6 स्क्वायर डिवाइड बाय yg, f कितना है 0.55 और 0.36 एफिशिएंसी। कैलकुलेट करोगे यही हमारा आंसर होगा। आंसर 3 डेसिमल प्लेसेस तक मांगा है, जो कि जनरली नहीं मांगते, लेकिन यहाँ पर क्योंकि हमने प्रैक्टिस ही करनी है, 3 डेसिमल प्लेसेस यानी कि हाईएस्ट एक्यूरेसी रिक्वायर्ड है। 100 डिवाइड बाय 3.6 मल्टीप्लाई बाय 2.5 प्लस 100 डिवाइड बाय 3.6 स्क्वायर डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 9.81 0.65 मल्टीप्लाई बाय 0.56 प्लस 70 डिवाइड बाय 3.6 multiply by 2.5 multiply by 70 divided by 3.6 square divided by 2 multiply by 9.81 multiply by 0.65 multiply by 0.56। तो आंसर यहाँ पर आपका आ जाएगा 275। ठीक है, फाइनल आंसर कितना आ रहा है हमारा, फाइनल आंसर आ जाएगा 279 का। तो यहाँ पर कुछ नहीं करना था, बस स्टार्टिंग में क्वेश्चन में समझना था कि भाई दो व्हीकल अपोजिट डायरेक्शन से अप्रोच कर रहे हैं, तो इन दोनों को अगर हेड ऑन कोलिजन से रोकना है तो इसका SSD1 प्रोवाइड करना पड़ेगा, इसके लिए भी SSD2 प्रोवाइड करना पड़ेगा, ये दोनों का समेशन ही दोनों का स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस होगा, तो हमने यहाँ पर कैलकुलेट करके कितने निकला 279। आई होप ये आपको इजी क्वेश्चन समझ में आ ही गया होगा, नो डाउट। देखते हैं अगला क्वेश्चन। फ्रेंड्स बात करें अगले क्वेश्चन की, यानी कि क्वेश्चन नंबर 49 की, तो क्वेश्चन नंबर 49 में दिया हुआ है इन द bitumen mix design the following observations are made, bulk specific gravity of mix is equal to 2.54, airwork is equal to 9% by volume, bitumen content is equal to 6% by weight, specific gravity of bitumen is equal to 1.02, the specific gravity of combined aggregate will be। ये भी थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, इसके लिए आपको सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा फॉर्मूला पता होना चाहिए, और वो फॉर्मूला का यूटिलाइजेशन आपके आंसर की रिक्वायरमेंट का अकॉर्डिंग कैसे करना है ये भी आना चाहिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ ऑयल दिया हुआ, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ ऑयल, वॉल्यूम ऑफ एयर वॉल्यूम जिसको हम वॉल्यूम ऑफ ऑयल भी बोलते हैं, तो ये इसका फॉर्मूला होता है जीपी यानी कि थ्योरेटिकल स्पेसिफिक ग्रेविटी माइनस जीएम मेजर स्पेसिफिक ग्रेविटी डिवाइड बाय जीपी मल्टीप्लाई तो परसेंटेज में आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मिक्स यानी कि जीएम गिवन, ठीक, जीएम इज इक्वल टू 2.54, थ्योरेटिकल स्पेसिफिक ग्रेविटी नहीं है, बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी जिसको मेजर्ड स्पेसिफिक ग्रेविटी बोलते हैं वो है 2.54। वॉल्यूम ऑफ ऑयल है 9%, डिवाइड बाय 0 कर दूंगा ये हो जाएगा, डिवाइड बाय 100 कर दूंगा, 9 डिवाइड बाय 100 तो जीपी माइनस जीएम डिवाइड बाय जी, तो ये हो जाएगा 1 माइनस जीएम डिवाइड बाय जी। यहाँ से मुझे जीएम डिवाइड बाय जीपी इक्वल टू 1 माइनस 9 डिवाइड बाय 100 तो जीएम डिवाइड बाय जीपी इक्वल टू कितना हो जाएगा, जीएम डिवाइड बाय जीपी इक्वल टू 1 माइनस 0.09 और यहाँ से जीपी निकल कर आ जाएगा 2.79। ठीक है, ये तो हमें 2.54 रखना है, तो यहाँ से जीटी की वैल्यू निकालेंगे, जीटी आ जाएगा आपका 2.79। अब जीटी मिल गया यानी कि थ्योरेटिकल स्पेसिफिक ग्रेविटी। अब तो क्वेश्चन काफी आसान है, जीटी इज इक्वल टू, ठीक है, वेट परसेंटेज में होगा, ऊपर जो होता है वो परसेंटेज में वेट है। अगर मैं सिर्फ और सिर्फ दो ही चीज मारूं, एक तो है एग्रीगेट और एक यानी कंबाइन एग्रीगेट और एक बिट्यूमेन, दोनों का परसेंटेज करूंगा यानी वेट का परसेंटेज, उनका समेशन करूंगा तो कितना होना चाहिए 100।
परसेंटेज वेट के अकॉर्डिंग होगा, तो दोनों का समेशन करूंगा, इन दोनों के वेट का समेशन तो हो जाएगा 100 और यहाँ पर हो जाएगा W एग्रीगेट G एग्रीगेट W P 1 ठीक। इनका GT मुझे गिवन है 2.7912, यहाँ पर है 100 ठीक है। और अगर मुझे वेट ऑफ कितना दिया है, वेट ऑफ बीडी में कितना दिया है 6% बाई वेट, यहाँ पर मुझे 6% दिया हुआ, इसके रिगार्डिंग स्पेसिफिक ग्रेविटी दी है जीबी 1.02। अब क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही कहा कि वेट ऑफ एग्रीगेट प्लस वेट ऑफ बिटुमेन इज इक्वल टू 100, तभी तो मैंने यहाँ ऊपर 100 लिया है। अब जब ये 6% बिटुमेन है तो बाकी का परसेंटेज एग्रीगेट हो गया, तो 100 माइनस 6 कितना होता है 94, तो ये हो जाएगा 94 और डिवाइड बाय एग्रीगेट की कंबाइंड स्पेसिफिक ग्रेविटी, तो यहाँ से निकल कर आ जाएगा GA, जो रिक्वायर्ड है GA इज इक्वल टू कंबाइंड स्पेसिफिक ग्रेविटी, और वो आएगा आपका 3.139 यानी कि 3.1। तो कंबाइंड स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ एग्रीगेट क्या आ जाएगा 3.1। क्वेश्चन वैसे तो काफी आसान था, लेकिन मैंने स्टार्टिंग में ही कहा कि आपको पहले तो फॉर्मूला पता होना चाहिए और फॉर्मूला को अकॉर्डिंग आपको आंसर के रिक्वायर्ड अप्रोच कैसे करना है ये पता होगा। आई होप कि आपने ये भी नोटिस कर लिया होगा। देखते हैं फ्रेंड्स अगला एग्जाम्पल। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ आगे बढ़ते हैं, जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि यहाँ क्वेश्चन में कहा गया है कि दो डिसेंडिंग ग्रेडियंट मिल रहे हैं, तो कैपिटल N की वैल्यू क्या होगी, N इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 20, क्योंकि डिसेंडिंग है तो -1 माइनस लिखा है, और यहाँ पर क्या है और एक डिसेंडिंग ग्रेडियंट है तो ये हो जाएगा माइनस, ठीक है। कैपिटल N की वैल्यू हमने लिखा है 1 डिवाइड। अब हमें यहाँ पर जो लेंथ जो निकालनी है इसकी वैल्यू कौन है ना, यहाँ पर वैल्यू कौन की जो लेंथ निकालनी है वो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस जो क्राइटेरिया उसके अकॉर्डिंग निकालनी है, ठीक है। स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस क्राइटेरिया। अच्छा लेकिन हम आपने एक बार नोटिस की यहाँ पर हमें नहीं कहा गया कि वैल्यू कर्व है या समिट कर्व है, तो वो कैसे पता लगेगा, तो वो इस तरीके से पता लगेगा कि यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है वो कैसे आ रही है, नेगेटिव आ रही है, -1/, हमेशा ध्यान रखना कि ग्रेडियंट जो हमेशा माइनस होगा तो वो कौन सा होगा, वैल्यू का होगा, और पॉजिटिव होगा तो सबमिट। यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है -40, लेकिन क्योंकि हमने मोड लिया है तो इसे हम 1/40 ही यूज करेंगे, माइनस को यूज नहीं करने वाले। तो यहाँ पर क्वेश्चन में कहीं पर भी मेंशन नहीं किया गया है राइटिंग यहाँ पर वैल्यू को यूज करना है, लेकिन मैंने आपको बता दिया कैसे आइडेंटिफाई करना है, माइनस वैल्यू आएगी तो वैल्यू को होगा, तो यहाँ पर माइनस वैल्यू आई, लेकिन क्योंकि हमने मोड यूज किया है तो हम इसे कैलकुलेशन में पॉजिटिव लेंगे, लेकिन यहाँ पर जो इंडिकेशन आ रहा है माइनस वैल्यू से वो क्या आ रहा है, यहाँ पर वैल्यू। तो साइड डिस्टेंस क्राइटेरिया के हिसाब से वैल्यू का फॉर्मूला होगा LS स्क्वायर डिवाइड बाय ट्वाइस H प्लस ट्वाइस S n बीटा, ठीक है। यही है IS कोड के हिसाब से लेंथ ऑफ वैल्यू को निकालने का। लेकिन ये हम कब लिख सकते हैं, IS कोड के हिसाब से हम ये फॉर्मूला तभी इस्तेमाल कर सकते हैं जब लेंथ ऑफ वैल्यू कर्व इज ग्रेटर देन स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात है कि हमें लेंथ ऑफ वैल्यू का तो पता ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, ये फॉर्मूला जो है अभी अज्यूम कर रहे हैं, ये फॉर्मूला अज्यूम कर रहे हैं, क्या अज्यूम कर रहे हैं कि लेंथ ऑफ वैल्यू कर्व इज ग्रेटर देन S। अब ये फॉर्मूला लगाने के बाद क्या वैल्यू होगी, जो लेंथ है वो आ रही है, उस पर अगर हमारा असम्पशन करेक्ट होगा तो वैल्यू करेक्ट होगी, अगर असम्पशन रॉन्ग हो जाएगा तो वैल्यू भी रॉन्ग, ठीक है। अब यहाँ पर n की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/40, S की वैल्यू स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस दिया हुआ है 145 मल्टीप्लाई बाय ट्वाइस H क्या होता है हेडेड साइड डिस्टेंस 0.75 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 145 मल्टीप्लाई बाय tan बीटा, बीटा की वैल्यू क्या लेनी होती है 1 डिग्री मल्टीप्लाई बाय tan, ये पूरा कैलकुलेशन करने के बाद लेंथ ऑफ वैल्यू का आ जाएगा 79.94 मीटर, जो कि क्या है
लेस देन स्टॉपिंग साइन डिस्टेंस। और हमने अज्यूम क्या किया था, हमने अज्यूम तो ये किया था कि भाई लेंथ ऑफ वैली कर्व विल बी ग्रेटर देन स्टॉपिंग साइन, लेकिन हमारा अजम्पशन यहाँ पर क्या हो रहा है, गलत हो रहा है। जब अजम्पशन गलत हो रहा है तो लेंथ ऑफ वैली कर्व की ये वैल्यू गलत है। अब हमें क्या अज्यूम करना पड़ेगा, अब हमें अजम्पशन 2 ये है कि लेट्स अज्यूम लेंथ ऑफ वैली कर्व इज लेस देन s, ग्रेटर देन तो करके हमने लिख लिया, ये हमारा अजम्पशन गलत हो गया। अब हम दूसरा अजम्पशन लगाते हैं, लेंथ ऑफ वैली कर्व इज लेस देन s। ये अगर हम अज्यूम करते हैं तो हमें फॉर्मूला भी चेंज करना पड़ेगा आई स्क्वायर के हिसाब से। जब हम ये अज्यूम करते हैं तब फॉर्मूला लगेगा लेंथ ऑफ वैली कर्व इज इक्वल टू twice s minus ls square, ठीक है, यहाँ पर लगेगा twice h plus twice s tan बीटा। ये फॉर्मूला सारे ऊपर याद होने चाहिए, ठीक है, ये आपको प्रोवाइड नहीं किए जाएंगे, तो ये आपको तभी आएंगे जब आपने बहुत सारी प्रैक्टिस की होगी, रिवीजन किया होगा, फॉर्मूला से उनको बहुत बार लिखा होगा। तो ट्वाइस s माइनस ट्वाइस h प्लस ट्वाइस s tan बीटा डिवाइड बाय कैपिटल N, ये फॉर्मूला लगेगा। अब यहाँ पर ट्वाइस s की वैल्यू लेंथ ऑफ वैली को इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 145 माइनस 2 multiply by 0.75 plus 2 multiply by 145 multiply by 10 1 degree डिवाइड बाय कैपिटल N 140। ये करेंगे तो हमारा लेंथ ऑफ वैली कर्व की वैल्यू आ जाएगी अराउंड 27, ठीक है, लेंथ ऑफ वैली कर्व की वैल्यू आ गई 27। और जब 27 मीटर आई तो ये तो सही है, लेस देन 145, तो यहाँ पर जो अजम्पशन है एल बी लेस देन एस, ये तो करेक्ट हो रहा है। जब अजम्पशन करेक्ट हो रहा है तो हमारी वैल्यू भी करेक्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको देखना ये था, और बहुत सारे लोग गलती किए होंगे, ठीक है, एग्जाम में भी गलती करेंगे, इवन जो आपको ये पता होगा फिर भी क्या होता है, प्रेशर में आके और ये फॉर्मूला अप्लाई कर देते, इसके पीछे कंडीशन भूल जाते हैं। तो कभी भी ऐसी गलती मत करना, फॉर्मूला अप्लाई करना, ये फॉर्मूला कौन सी कंडीशन में अप्लाई होगा, जब लेंथ ऑफ वैली कर्व इज ग्रेटर देन साइड डिस्टेंस, तभी ये अप्लाई होगा। ये अप्लाई तो कर दिया, अजम्पशन करेक्ट होनी चाहिए, लेकिन हमारे केस में अजम्पशन गलत थी, तो हमें दूसरी अजम्पशन यानी लेंथ ऑफ वैली कर्व लेस देन s वाली अजम्पशन लगानी पड़ी। उसके अकॉर्डिंग हमने कैलकुलेट किया तो हमारा लेंथ ऑफ वैली कर्व की वैल्यू 27 मीटर है, जो कि अजम्पशन का है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, आंसर विल बी 27 मीटर, लेंथ ऑफ वैली कर्व विल बी 27। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देखते हैं